नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGA शो में। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो बिल्कुल आम समस्या हो चुकी है। हर घर में बीमारियों का भंडार है। ये बीमारियां क्यों हो रही हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो मैंने समझी वो सबसे बड़ा कारण है फूड, खाना। बिल्कुल, जो सुबह दोपहर शाम हम खाते हैं। हम घूमने जाते हैं तो खाने के लिए जाते हैं, हम शादियों में जाते हैं तो खाने के लिए जाते हैं, हर चीज़ में खाना है हमारे लिए। बाहर जाएँगे तो खाने के लिए जाएँगे। तो उसी चीज़ की चर्चा करने के लिए मैंने इंडिया के एक्सपर्ट डॉक्टर विनोद पाटरा जी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतने बिज़ी शेड्यूल में से हमें समय निकाल के दिया सर। जी, नमस्कार, धन्यवाद। तो फूड पे चर्चा करेंगे हम लोग आज। फूड कितने टाइप के होते हैं, पैक फूड, फ्रोजन फूड, सारे फूड पे करेंगे चर्चा कि फूड कितना इम्पोर्टेंट है और हमें फूड कैसे ऑब्जर्व करना चाहिए, कैसे डाइजेस्ट करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। इस पर सारी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो सर, मैंने कुछ स्टडी करी, उसमें कुछ ब्लू जोन्स करके स्टेट्स हैं। कोस्टा रिका है, जैसे आपकी लोमो लिंडा है, और ये आपकी सरकेनिया, इकेरिया, कई कंट्रीज ऐसी हैं, स्टेट्स ऐसी हैं जिन्हें हम ब्लू जोन्स का दर्जा देते हैं, जहाँ पे नॉर्मल लाइफ आदमी 100 साल तक जीता है। और मैंने जब एवरेज लाइफ निकाली तो 73 ईयर्स है, यानी कम से कम लोग 73 ईयर्स जी रहे हैं। लेकिन इंडिया में ये लाइफ साइकिल एकदम कम होता जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है सर? देखिए, ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ रही है, यही कहूँगा। मगर जो आपने पॉइंट रेज़ करा कि बीमारियों का कारण है, और बहुत ही सही पॉइंट आपने बताया, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन इसको हम कह सकते हैं, जिसमें एक फूड एक बड़ा पार्ट है। आम भाषा में कहें तो जीवन शैली। सबसे बड़ा कारण है जीवन शैली में परिवर्तन होना। जीवन शैली में परिवर्तन के मुख्य 2 पार्ट हैं। एक तो आपका फूड, जो दूसरा आपका लैक ऑफ एक्टिविटी। जो आपका जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपका जो चलना-फिरना था, उठना-बैठना था, भागा-दौड़ी थी, वो आपकी कम हो गई, हर चीज़ की विलासिता हो गई। आप हर गाड़ी में चल रहे हो, तो एक आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो गई, और फूड आपका बहुत ज़्यादा रिफ़ाइंड हो गया। ये 2 चीज़ों ने सबसे ज़्यादा डैमेज किया है। और क्योंकि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो ज़्यादातर जो ऑर्थोपेडिक बीमारियाँ आजकल ज़माने में हैं, और वो मेजॉरिटी उसका जो पार्ट है, वो लाइफ़स्टाइल का है। बिल्कुल सर, जैसे हम लोग आजकल ऑब्जर्व करते हैं, गर्मियाँ पीक पे हैं। गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक का ऐड सबसे ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। आजकल कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ एनर्जी ड्रिंक भी आ गई हैं। तो कोल्ड ड्रिंक जो है उसमें शुगर की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है। 100 ml की कोल्ड ड्रिंक में 13.6 ग्राम आपकी शुगर होती है। 600 ml की बात करूँ तो लगभग 83 ग्राम की शुगर, यानी लगभग आधा ग्लास शुगर उसमें होती है। तो हम इतनी हाई शुगर कोल्ड ड्रिंक के माध्यम से ले रहे हैं, ये कहाँ तक फ़ायदेमंद है? देखिए, ये जो मीठा है, चाहे किसी फ़ॉर्म में हो, चाहे वो चीनी फ़ॉर्म में है, चाहे वो गुड़ फ़ॉर्म में, चाहे आपके स्वीट्स हैं, चाहे केक्स हैं, ये एक नए ज़माने का ज़हर है, मैं ये कह सकता ओके। हूँ। क्यों? क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा स्वीट लिया जा रहा है, और हम उसके लिए कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं उसे बर्न करने के लिए। क्योंकि आपको कैलोरीज़ का इंटेक बहुत ज़्यादा हो रहा है। कैलोरीज़ का इंटेक की वज़ह से आपको हाइपर इंसुलिनेमिया होता है। इंसुलिन बॉडी ज़्यादा सिक्रीट करती है। ओके। इंसुलिन सिक्रीट करने से क्या होता है? आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ती है, और इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ने से आपको शुगर होने का चांस होता है। बिल्कुल। तो ये जो भ्रांति है कि अगर हम डायबिटिक नहीं हैं, तो हम मीठा कितना भी खा सकते हैं, तो गलत भ्रांति है। और ये कोल्ड ड्रिंक्स तो बहुत ही शरीर के लिए नुकसानदायक चीज़ है। अब जो एनर्जी ड्रिंक आ रही हैं इसमें हाई कैफ़ीन है। और कैफ़ीन, मैंने स्टडी पढ़ी थी, उसमें कैफ़ीन में कहते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको नहीं लेनी चाहिए, या जिनको और कोई बीमारी है उनको कैफ़ीन वाली नहीं लेनी चाहिए। लेकिन आजकल की जो यूथ है वो एक सिगरेट और एक एनर्जी ड्रिंक ऐसे ही पीती है जैसे वो कल ही मूवी में शूट करने जा रही हो। जैसे मैंने कहा, बिल्कुल सही आप पॉइंट, बिल्कुल वैलिड पॉइंट आपने रेज़ किया है। अगर आपकी एक्टिविटी नहीं है, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, संग-संग आपको अपने शरीर को
रोज के 2 घंटे देने हैं, मिनिमम है ना ये 2 घंटे। जो इंसान अपने शरीर को 2 घंटे अलग से नहीं दे रहा है, उसके लिए मान के चलिए बीमारियां समय के संग आना तय है। अपने जीवन शैली में डेली एक हैबिट रखनी पड़ेगी। थोड़ा पार्ट उसका कार्डियो का हो, थोड़ा पार्ट उसका योग का हो, संग संग थोड़ा वेट ट्रेनिंग भी हो। ओवरऑल किसी चीज को ओवरडू नहीं करना है, लेकिन अपनी बॉडी के हिसाब से थोड़ी बहुत वेट ट्रेनिंग, थोड़ा कार्डियो पार्ट, थोड़ा योग पार्ट जैसे स्ट्रेचिंग और रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज इज मस्ट करनी है आपको। सर एक नॉर्मल इंसान को शुगर कितनी लेनी चाहिए डेली? देखिए, अगर हम रॉ फॉर्म में कहें तो बिल्कुल नहीं। ओके। जो नेचुरल फ्रूट्स में आ रही है, जो नेचुरल फूड में आ रही है, वो ही हमें लेनी है। अलग से हम कोई शुगर का सेवन बिल्कुल भी ना करें। माने शुगर या आप मान के चलिए जो आपका कहते हैं गुड़, वो किसी फॉर्म में आपको नहीं लेना है। ओके। चाहे आप डायबिटिक हैं चाहे नहीं है, चाहे छोटा बच्चा है चाहे बड़ा बच्चा है, नहीं लेनी। मतलब गुड़ तो कहते हैं कि बिल्कुल देसी आइटम है और देसी फॉर्म से फॉर्म हो रहा है, तो वो भी क्या है? कारण है कि हम लोग उतना एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। ओके। समय के संग आपकी एक्टिविटी कम होता जाएगा तो आप उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। आप ले रहे हैं तो लेइए, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। बिल्कुल 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 सर, कोल्ड ड्रिंक पीने से जॉइंट पेन, स्किन एजिंग, डायबिटिक, लीवर, हार्ट अटैक, फैट, ये सारी बीमारियां जो बढ़ती जा रही हैं, आप देख रहे हैं, आप तो हॉस्पिटल में आप लोग देख रहे हैं, तो क्या आप जो हमारी यूथ है इनको क्या एडवाइस दें? कोल्ड ड्रिंक और ये एनर्जी ड्रिंक क्या फ़ायदेमंद है? अगर मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहूँगा, जैसे शराब की लत है वैसे मीठे की लत है। बिल्कुल बिल्कुल आम घर में लगता है कि मैं मीठा ले सकता हूँ, मीठा भी एक एडिक्शन करता है। बिल्कुल आपको जैसे शराब की लत की तलब चढ़ती है, वैसे मीठे की तलब चढ़ती है, और ये एडिक्शन आपको बीमारी देता है। तो आपको ये एडिक्शन छोड़ना पड़ेगा, और आसान नहीं है। जिस हिसाब से शराब को छोड़ना आसान नहीं होता है, मीठे की लत का एडिक्शन छोड़ना आसान नहीं होता है। सर शराब तो फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग करती है, शुगर तो सहयोग भी नहीं करती इतना। मैं तो खैर वो तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन मैं अगर मेडिकल पार्ट से करूंगा हाँ जी। तो दोनों ही शरीर के लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल। अगर हम लिवर की बात करें तो लिवर की जैसे सिरोसिस होती है, हाँ जी। तो अल्कोहल लेने से लिवर सिरोसिस होती है। लेकिन जो अल्कोहल नहीं लेता और दिन में 5 कोल्ड ड्रिंक पीता है, 4 कोल्ड ड्रिंक पीता है, तो उसको नॉन अल्कोहलिक लिवर की सिरोसिस होती है। और नॉन अल्कोहलिक लिवर की सिरोसिस और नॉर्मल सिरोसिस में कोई फर्क नहीं है। जो आदमी कहता है मैंने तो कभी शराब पी नहीं, मुझे लिवर की सिरोसिस क्यों हो रही है? लेकिन जो उसने मीठे का इंटेक किया उसकी वजह से सिरोसिस हो रही है। तो नॉन अल्कोहलिक स्टेरोटोसिस होती है लिवर के लिए, तो वो भी उतनी ही घातक है। तो जो लोग ओवर जो ड्रिंक कर रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस पी रहे हैं, उनको भी सिरोसिस होती है, उनकी फैटी लिवर इसी वजह से होता है। बिल्कुल। 2017 में भी एक स्टडी आई थी कि शुगर और ड्रग दोनों एडिक्शन सेम है। आप अगर शुगर के हैं तो ड्रग और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एडिक्शन इक्वली माने जाते हैं। बिल्कुल सही बात। सर आजकल ड्रिंक इस नाम से भी आ रही है कि ये जीरो डाइट है, जीरो शुगर, डाइट शुगर कोल्ड ड्रिंक आ रही है, तो आपको लगता है क्या उसमें शुगर है ही नहीं? ये एक मिथ है जो इंडस्ट्री क्रिएट करती है। एक्चुअली डाइट, जो भी डाइट ड्रिंक के नाम से डाइट आती है, उसमें वो लोग ऐसे सब्स्टिट्यूट डालते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं। सैकरीन टाइप की चीज डलती है जो आपको लगता है कि जैसे आपने शुगर फ्री चीज यूज कर रहे हैं, जैसे आप चाय में चीनी नहीं डाल के शुगर फ्री यूज कर रहे हैं। तो कई शुगर फ्री जो सब्सटेंसेस भी हैं, कोई ऐसे होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो हमें शुगर फ्री सब्सटेंसेस भी अवॉइड करने चाहिए। कोका कोला खुद कहती है कि मैं 1.9 बिलियन बॉटल्स बेचती हूँ। अब कोका कोला जैसी कितनी सारी कंपनी मार्केट में आ गई हैं जो ये सब चीज़ें बेच रही हैं, और इसमें सर जो कोल्ड ड्रिंक को ब्लैक करने के लिए कैरेमल का यूज़ होता है, वो कैरेमल शुगर और अमोनियन को जला के किया जाता है। अब आप सोचिए कोई आइटम को ब्लैक करने के लिए आपको जला के आइटम डाल रहे हैं, तो क्या वो फ़ायदा देगी? वो भी एक कार्सिनोजेनिक है और शरीर को वो हानि दे रहा है। एक मैं जैसे कई सारे आपने वीडियोस देखे होंगे, ये कोल्ड ड्रिंक जो है कई बार एक टॉयलेट क्लीनर की तरह भी यूज हो जाती है। तो वो शरीर का क्या हाल करती होगी आप समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर।
अब सर दूसरा पार्ट, अब तो कोल्ड ड्रिंक है, दूसरा पार्ट मैदा, जो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। आजकल की जो यूथ जनरेशन कह लें या बड़े लोग भी कह लें, वो बड़े चाव से छोले भटूरे खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, मोमो तो ऐसे खाते हैं जैसे पता नहीं वो उसमें अमृत भरा हुआ है, क्या भरा हुआ, और उसकी सॉसेस के साथ, मिर्च वाली सॉसेस के साथ खूब खाते हैं। तो ये जो चीज़ें खा रहे हैं, मैदा 6 से 8 घंटे डाइजेशन में लगाता है, और आपने जैसे पहले बताया हार्ड वर्क हम कर नहीं रहे हैं, एक्सरसाइज हम कर नहीं रहे हैं, तो मैदा क्या फ़ायदेमंद है? देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ, जो मैदा होता है, रिफाइंड फ्लोर एक्चुअली वो, हाँ है जी। ना? गेहूँ को बहुत रिफाइंड फॉर्म है उसकी। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, ज़्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि मैदे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर से ज़्यादा है। ओह! ये कोई विश्वास नहीं करेगा कि आप चीनी खा रहे हो और मैदा खा रहे हो, तो मैदा शुगर ज़्यादा बढ़ाएगा आपकी। यू वुड नॉट बिलीव इट। बट अगर आपने जो एक कंटीन्यूअस ग्लूकोज़ मॉनिटरिंग वाला जो इंस्ट्रूमेंट लगाएँगे आप, तो आप ये नोट करेंगे, आपने कुछ मैदे वाली चीज़ खाई या मीठी वाली चीज़ खाई, तो किसमें ज़्यादा शुगर बढ़ा। अच्छा। तो मैदे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर से भी ज़्यादा है। मीठा और मैदा ये नए ज़माने के ज़हर हैं, मैं ऐसा कह सकता हूँ। साथ ही साथ मैं ये बात भी कह रहा हूँ, किसी को बुरा ना लगे, कि संग-संग आपका ख़ास करके वर्कआउट नहीं है। बिल्कुल। आप अगर, क्योंकि आप उतना वर्कआउट कर नहीं सकते, क्योंकि आप पूरे दिन तो एक्सरसाइज करोगे नहीं, लिमिटेड टाइम ही करोगे, और आपकी कैलोरीज बहुत फास्ट बन जाती हैं इन सब चीज़ों से। तो आपको बहुत, अगर खाने का शौक भी है, तो बहुत बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव फॉर्म में खाना पड़ेगा, तोल के खाना पड़ेगा कि हम बहुत कम खाएं, और उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोपोर्शनेट एक्सरसाइज भी करें। तो मैदा, चाहे आप किसी फॉर्म में हो, देखिए मैदा क्या है, उसमें आपका चोकर निकला हुआ है। बिल्कुल निकला हुआ है। हाँ जी। मैदा तो छोड़िए, मैदा तो वाक़ई में ख़राब है, ब्रेड है, बिस्कुट है, पिज़्ज़ा है, जितनी भी मैदे वाली चीज़ें हैं, चाइनीज़ फूड्स में जो हैं, वो बहुत नुकसानदेह हैं। लेकिन मैदे के अलावा मैं अगर गेहूँ की बात करूँ, तो गेहूँ क्या होता है, वो रूल करते हैं। हाँ जी। रूल में क्या होता है, एक तरह से ब्रशिंग होती है सैंड पेपर की बिल्कुल, गेहूँ के ऊपर, बिल्कुल। तो उसकी आउटर कोटिंग हट जाती है, हट फाइबर जाती हट है, गई उसकी। बिल्कुल हट गई। फिर उसे आपने पीस के उसका चोकर निकाल दिया, तो आपको खाने में तो रोटी बड़ी सॉफ्ट लग रही है, बट वो मैदे का फॉर्म हो गया आपका। तो वो आपको नुकसान कर, फिर आपको कुछ फाइबर कंटेंट नहीं मिला। बिल्कुल। आजकल आप शादी बारात में जा रहे हो, लोग कह रहे हैं मिस्सी रोटी खाओ। अगर आप वहाँ के कैटरिंग वाले को बुलाइए, पूछिए कि क्या इस मिस्सी रोटी में मैंदा मिलाया है? वो कहेगा, हाँ, मैं मिलाया है। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम क्या है? आप तो समझ रहे हो मैं मिस्सी रोटी खा रहा हूँ। हाँ, आप मिस्सी नहीं खा रहे, मैदा मिला हुआ खा रहे हो। तो ये भी पता करना ज़रूरी है कि वो मिस्सी रियल मिस्सी है कि उसमें मैदा मिला हुआ है। तो बिल्कुल। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। और जो हमारा गेहूँ का पार्ट है, मैं तो कहूँगा बल्कि कुछ हमारे सीरियल्स ऐसे होते हैं जो नेगेटिव फाइबर होते हैं, कुछ हमारे न्यूट्रल फाइबर होते हैं, कुछ हमारे पॉजिटिव फाइबर में होते हैं, सीरियल्स होते हैं। तो जो हमारा राइस है, राइस हमारा नेगेटिव फाइबर है, ग्रेड है। ओके। जो गेहूँ है तो हमारा न्यूट्रल फाइबर एक तरह से कह सकते हैं, उसमें फाइबर कंटेंट कम मिल रहा है। लेकिन जो मिलेट्स है, वो पॉजिटिव फाइबर है, पॉजिटिव है। क्योंकि मिलेट्स हमारे एक अनियन की तरह है, लेयर फॉर्म है मिलेट। बिल्कुल। उसमें कई लेयर में उसकी शेल है। अगर ऊपर का आप रगड़ भी दोगे, तो अंदर ये फाइबर से मिल रहा है। मिल रहा है। जबकि गेहूँ में अगर ऊपर का रगड़ गया, तो अंदर का कुछ नहीं मिल रहा है, आपको सिर्फ उसमें कार्ब पार्ट ज़्यादा रह गया। बिल्कुल। और फाइबर कंटेंट आपकी शरीर में हर कीमत में जाना चाहिए। आप कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे थे, मैं कोल्ड ड्रिंक से बढ़ के बात कर रहा हूँ, जो आम लोगों को विश्वास नहीं होगा। आप नॉर्मल फ्रूट जूस नहीं पीना चाहिए, फ्रेश फ्रूट जूस भी नहीं पीना चाहिए, अगर आपको बीमारी नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। अच्छा। फ्रेश फ्रूट जूस में आपने फाइबर कंटेंट हटा दिया, अच्छा, छिलके में सब रफे फाइबर। हटा दिया, अच्छा, छिलके में आपने सब फाइबर रफे हटा दिया। आप फ्रेश फ्रूट पी रहे हो, आपके शरीर में उतनी कैलोरी पहुंच गई, रफे पहुंचा नहीं। आप 4 एप्पल खाइए, 2 एप्पल खाइए, 4 संतरे खाइए बनस्पत, आप 1 गिलास जूस पीने के, तो आपका फ्रेश फ्रूट भी नुकसानदेह चीज़ है। आप ये समझिए बात। ओके। कभी-कभी तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ अगर रेगुलर कोई जूस ले रहा है कि मैं हेल्दी ड्रिंक ले रहा हूँ, इट इज़ नॉट हेल्दी। बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप लोग तो हॉस्पिटल में, मैंने भी कुछ ऑब्जर्व किया है, हॉस्पिटल में जो लोग मरीजों से मिलने आते हैं, वो हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए ठेले पे टिक्की गोलगप्पे और चाट खा रहे होते हैं, और अंदर फ्रूट लेके जाते हैं उनके लिए। तो वो हॉस्पिटल जाके भी मैसेज नहीं ले पाते हैं।
देखिए, एक ऐसा ना हमारे पूरे समाज में जिस चीज़ की हमें आदत बचपन से है, वो आसानी से नहीं, नहीं जाते। उसके हमें हल्के-हल्के कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास मरीज़ आते हैं, तो मैं टाइम स्पेंड करता हूँ और मेरी एक हॉबी है ये मरीज़ को समझाने की, आज से नहीं शुरू से, क्या खाएँ, क्या ना खाएँ। क्योंकि बीइंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन मैं जॉइंट्स रिप्लेस करता हूँ, हिप रिप्लेस करता हूँ, नी रिप्लेस करता हूँ, स्पाइन डिजीज़ ट्रीट करता हूँ। तो मेरा फ़र्ज़ ये भी है कि मैं जॉइंट को ठीक कर रहा हूँ, लेकिन फर्दर ये बीमारी रुके, बिल्कुल, उसके लिए मेरी काउंसलिंग भी ज़रूरी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या खाएँ, क्या ना खाएँ, क्या करें, क्या ना करें कि मेरा अच्छा खासा पार्ट होता है बताने के लिए मरीज़ों को कि हमें आगे ऐसा अवॉइड करें ज़रूरी है। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आपके घर में जैसे मर्ज़ भले ही मदर को है, फादर को है या उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को है, लेकिन चीनी पूरे घर की बंद कर दी। हाँ जी, वो बिल्कुल। कहते हैं डॉक्टर साहब बच्चों की चीनी बंद करा रहे हो, प्रॉब्लम हम लोग लेके आए थे। मैंने कहा हम बड़ों को तो प्रॉब्लम आ चुकी है, बच्चों में ना आए इसी इसलिए आप पूरे घर की चीनी बंद करिए, ना कि खाली अपनी। बिल्कुल, बिल्कुल। सर हम लोग जैसे ही नाश्ते से शुरुआत करें, नाश्ते में ब्राउन ब्रेड, आजकल लोग थोड़े से ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, तो वाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड खाने लगे हैं। उस पे नॉर्मल बटर की जगह हम लोग पहले वाइट मक्खन घर से निकला हुआ खाते थे, आजकल पीनट बटर खाने लगे हैं। पीनट बटर में जो स्टडी कहती है वो एक्चुअल में पीनट से बन ही नहीं रहा है और उसमें सब्सटेंसेस मिला के वो बनाया जा रहा है। मतलब 100 में से 5 कंपनी ऐसी हैं जो पीनट बटर पीनट से बना रही हैं। ब्राउन ब्रेड मैदे से बन रहा है। हमने नाश्ते की सुबह की शुरुआत ही गलत करी तो हम दिन भर कैसे सरवाइव करेंगे? ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, सबसे बड़ी हमारे घर में घुसी है ब्रेड, वो आज से नहीं है, पिछले 50 साल से आ गई। और ये ब्रेड क्या है कि ब्रेड मैदा है। बिल्कुल। जब लोगों को थोड़ी अवेयरनेस हुई कि मैदा कम लेना चाहिए तो उसमें एक नया शगुफ़ा आ गया ब्राउन ब्रेड। हुँ, ब्राउन ब्रेड थोड़ा-सा उन्होंने फाइबर डाल दिया, लेकिन है तो वो भी फिर भी रिफाइंड ही, बिल्कुल, या बिस्किट है, या रस्क है। बिल्कुल, तो सुबह-सुबह आप एक हाई कैलोरी डाइट इनटेक ले लेते हो इस फॉर्म में। सबसे अच्छी चीज़ क्या है, आप रात को या अगले 1 दिन पहले मूँग की दाल भिगोइए, सुबह उसके अंकुर आ जाएँगे और अंकुरित दाल खाइए। चाहे उसमें हल्का-सा आप प्याज़ काट के या खीरा काट के हल्का-सा उसे फ्लेवर डाल दीजिए। बिल्कुल, वो कितना बढ़िया लगता है, आप अच्छा खासा आराम से एक बोल खा सकते हैं। जो लोग बहुत रॉ नहीं खा पाते, वो अंकुरित दाल को सुबह माइक्रोवेव कर लें, ऐसे ही, तो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। मेरी खुद की आदत है, मैं सुबह उठता हूँ, मैं वर्कआउट करने के बाद मैं सुबह मॉर्निंग टी के संग में मेरा 1 बोल ऑफ स्प्राउट्स होता है। ओके। तो कई लोग लगता है यार इतना स्प्राउट्स कैसे खाएँ, मैंने जिनको एडवाइस किया तो मैंने कहा अगर आप ऐसे नहीं खा पा रहे हो, उसको माइक्रोवेव कर लो, बिल्कुल, वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो बहुत पैलेटेबल हो जाएगा। और हल्के-हल्के क्या होता है, किसी भी नए फूड को आपको एक टेस्ट डेवलप करना, जैसे डॉक्टर ने एडवाइस करा आपको ये खाना चाहिए और आपको लगा इसमें स्वाद नहीं आ रहा है तो आपने हटा दिया, ऐसा नहीं। क्योंकि कोई खा रहा है इसका मतलब स्वाद तो उसमें है, बट यू हैव टू डेवलप दैट टेस्ट। बिल्कुल, अपने हेल्थ के लिए आप ग्रेजुअली उसे अडॉप्ट करिए। 1-2 दिन में अच्छा नहीं लगेगा, बट ग्रेजुअली यू विल हैव अ हैबिट ऑफ ईटिंग दैट। या जैसे आप मान लीजिए आज आप चाय मीठी पीते हैं और मरीज को ये लगता है कि या किसी भी आम इंसान को हम चीनी उसकी मना करते हैं तो उसकी चाय को उसे किक नहीं मिलती, बिल्कुल, उसका सर दर्द नहीं जाएगा, क्योंकि जिसको मीठी चाय पीने की आदत है ना, आप उसको फीकी कहें मैं पीऊँगा ही नहीं। ज़्यादा पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब चाय तो हमने छोड़ दी, क्योंकि उसको वो किक किक नहीं आ रही है जो उसे आनी चाहिए। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी बहुत नहीं, है वो इस बात हैबिट है, का। वो एडिक्शन है, हैबिट है। जब आपको हेडेक हो रहा है, वो चाय पत्ती के अलावा मीठे से भी जा रहा है, क्योंकि आपको उसके एडिक्शन हो गया मीठे का। एडिक्शन हो गया। तो आपको फिर चीनी वो ग्रेजुअली कम करनी है। माने आप अगर 1 चम्मच चीनी पी रहे हो तो आप सोचो मैं कल से 0 कर दूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो किसी चीज़ का एडिक्शन होता है आप ग्रेजुअली कम कर पाते हो, तो चीनी आप आधा चम्मच करिए, फिर 1/4 करिए, ग्रेजुअली से कम करिए। और एक और तरीका है कि चाय आप कम स्ट्रॉन्ग पीजिए। अगर चाय कम स्ट्रॉन्ग होगी इट विल कड़वी नहीं लगेगी आपको, तो आप फीकी पी पाओगे। बिल्कुल, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय होगी, ज़्यादा तेज़ अदरक होगी, तो ज़्यादा तेज़ अदरक और ज़्यादा तेज़ पत्ती डली हुई होगी, तो आप उसे फीका नहीं पी पाओगे। बिल्कुल, तो आपको मीठा डालने मन करेगा, तो उसे आप कम स्ट्रॉन्ग बनाइए, उसमें अदरक कम डालिए, तो यू विल डेवलप अ टेस्ट ऑफ इट। और ग्रेजुअली मैं तो कहूँगा विदाउट मिल्क भी पी सकते हो, ब्लैक टी भी पी सकते हो, इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। आजकल जो बच्चे चाउमीन खा रहे हैं सर, उसमें एक आइटम मिलाया जाता है अजीनामोटो।
अजीनामोटो का लोगों ने एक्चुअली उससे क्या होता है, फ्लेवर चढ़ता है, यानी आपकी जो टंग होती है वो उसको बहुत जल्दी रीड करती है और वो खाने को मजबूर करती है। आप एक प्लेट की जगह 2 प्लेट भी खाओगे आपको अच्छा लगेगा। अजीनामोटो का लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने उसका नाम एमएसजी कर दिया। यानी आप अगर उसमें देखेंगे जितने भी चिप्स पैकेट या जो भी पैक फूड आ रहे हैं उसमें एमएसजी लिख रहे हैं, हमारी जो कप वाली मैगी आ रही है इन सब में लिखा हुआ है, यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट। वो उन्होंने नाम उसका चेंज करके कर दिया। अजीनामोटो एक जहर जैसा शायद काम करता है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? नुकसानदेह चीज़ है और इसको अवॉइड करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अजीनोमोटो शुरू से विवादों में रहा है और पब्लिक की अवेयरनेस के बाद उसको दूसरे फॉर्म में दिया जा रहा है। तो वी शुड अवॉइड फूड जिसमें ऐसी चीज़ें। बिल्कुल सर। सर हम लोग के अब आदतें हो गई हैं पैक फूड की। पैक फूड में अब आप देखें पराठे पैक फूड में आने लग गए, अब तो सब्जियां भी पैक फूड में आने लग गई, और आजकल वो घर में आता है ना फ्रोज़न फ्रूट्स, बस पैकिंग खोली डाला तला और दे दिया। ये आइटम्स बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी आप अगर फ्रूट कोई भी चीज़ है उसको आप अपने पास संभाल के रखेंगे तो एक दिन से ज़्यादा उसकी शायद लाइफ नहीं है। और ये लोग एक एक दो दो महीना उसे प्रिजर्व करके रख रहे हैं, यानी कोई ना कोई आइटम तो मिला रहे हैं। तो क्या वो हेल्दी है हमारे लिए? देखिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, तो बिल्कुल ही ऐसे क्राइसिस हो जाएँ जहाँ जीवन मरण की बात है, तो बात अलग है, आप खा सकते हैं। अदरवाइज़ मैं कहूँगा कि जितने भी टिन्ड फूड्स हैं, उन्हें जितना आप अवॉइड कर सकें, उतना हेल्थ के लिए बढ़िया है। क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स जितना उस फूड को प्रिजर्व करने के लिए उसकी फूड की लाइफ बढ़ाएँगे, अगर आप खाओगे तो वो आपकी लाइफ को कम करेंगे, नुकसान करेंगे। चिप्स, कुरकुरे, ऐसी चीज़ें आजकल लगभग सबके घरों में अवेलेबल हैं। बच्चों को बाहर जाते हैं, उस बच्चों को पकड़ा दिए जाते हैं, और सबको पता भी है कि वो पामोलिव ऑयल उसमें यूज़ होता है। उसमें बहुत सारे आइटम ऐसे यूज़ होते हैं जो खाने नहीं चाहिए। तो इसमें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इसको अवॉइड कैसे किया जाए? देखिए ऐसा है कि एक तरह का ये बॉम्ब की तरह से एक विशियस साइकिल और एक चेन रिएक्शन टाइप में चल गई है और ये तो गांव-गांव, घर-घर पहुंच चुकी है। इसको कट डाउन करने का तरीका ग्रेजुअली अवेयरनेस से ही और जिस हिसाब से आजकल समाज में बहुत सारे सोसाइटीज़ सामाजिक कार्य कर रही हैं, उसके माध्यम से, हमारे स्कूल्स के माध्यम से बच्चों को ट्रेन किया जाए, उनके पेरेंट्स को ट्रेन किया जाए। ग्रेजुअली आप इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से गवर्नमेंट इस पे काम करे। एक होलिस्टिक अप्रोच, एक कलेक्टिव अप्रोच सबकी होगी तो ही संभव है, वरना ये जो बीमारियाँ घुसी हैं हमारे घरों में, उसको निकालना इतना आसान नहीं। बिल्कुल। सर फ्रूट जैम हम लोग बड़े शौक से खाते हैं। फ्रूट जैम एक कंपनी है जो रियल फ्रूट जैम के नाम से लेके आती है, रियल फ्रूट। और जब मैंने उसमें देखा तो रियल फ्रूट जैम उनका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है नाम का, यानी उसमें रियल फ्रूट जैसा कुछ भी नहीं है, उसमें उसका नाम रजिस्टर्ड है, इसलिए वो रियल फ्रूट जैम लिख रही है। और उसमें शुगर की क्वांटिटी बहुत हाई है। उसमें जो पल्प शुगर डाले जाते हैं फ्रूट्स के, वो 10 या 20% ही लगभग डाले जाते हैं, बाकी सब प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। तो क्या फ्रूट जैम अब वो पहले जैसी रही है? देखिए चाहे फ्रूट जैम हो, चाहे ये जूसेस हो, इसमें रियलिटी का कंटेंट कम है। ये रियल फ्रूट्स का कंटेंट बहुत कम है। खास करके आप जो रियल जूसेस भी आप फ्रूट जूसेस पीते हो, कई सारी कंपनीज़ के आते हैं या ये जैम्स हैं, इनमें एक्चुअली जो रियल कंटेंट हमें चाहिए फ्रूट का, वो पार्ट बहुत कम है और प्रिजर्वेटिव पार्ट बहुत ज़्यादा है उसमें और एडिशनल सप्लीमेंट्स ज़्यादा जो डले हुए हैं, तो निश्चित ही ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सर 2022 में एक स्टडी हुई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, एनसीआरबी ने, उन्होंने कहा कि हमारे देश इंडिया में 12% के हार्ट अटैक पेशेंट्स बड़े हैं। और 2019 की एक स्टडी हुई है जिसमें उन्होंने कहा है हर साल 15 लाख लोग डायबिटिक हो रहे हैं। यानी आप हाइपरटेंशन की बात करें, हार्ट अटैक की बात करें, लीवर की बात करें, डायबिटिक तो एक बिल्कुल नॉर्मल सी बीमारी हो गई है और ऑलमोस्ट सबको लगभग हो रही है इंडिया में। तो इसके पीछे कारण आप क्या मानते हैं? देखिए शुगर जो बीमारी बढ़ रही है उसका कारण ये है हाइपर इंसुलिनीमिया हो रहा है हमारे शरीर में। और हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है। और हाइपर इंसुलिनीमिया हो क्यों रहा है?
उसका एक कारण है हमारे फूडिंग हैबिट्स, मीठा और मैदा। तो जितना हम मीठा मैदा हमारे जीवन में से कम करेंगे, उतनी हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, और जितनी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, उतना हम डायबिटिक नहीं होंगे। एक बिल्कुल सिंपल सिस्टम है। छोटे-छोटे बच्चे आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो रहे हैं। हाँ जी। वो इसलिए हो रहे हैं कि पेरेंट्स ये गौर नहीं कर रहे हैं वो कितना चिप्स खा ले रहा है, कितनी कोल्ड ड्रिंक पी ले रहा है। तो एक सिंड्रोमिक बच्चे हो जा रहे हैं। लड़कियों में पीसीओडी का आज बहुत कॉमन डिजीज़ हो गई है। तो पीसीओडी क्या है? एक्चुअली पीसीओडी का कारण भी किसी हद तक उसका एक हाइपर इंसुलिनेमिया से रिलेशन है। हमारी फूड हैबिट से रिलेशन है। तो ये बीमारियाँ इसीलिए बढ़ रही हैं, ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स बच्चों को पैदा हो रही हैं। बिल्कुल। और हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से सब ये डिजीज़ेज़ क्रिएट हो रही हैं, और मेजॉरिटी ऑफ डिजीज़ेज़ जो हैं ये लाइफ़स्टाइल से जुड़ी हुई हैं। हम आजकल बच्चों की जितना पढ़ाई पे जोर दे रहे हैं, संग-संग हमें उसके वर्कआउट पे भी जोर देना चाहिए। हमें ये ज़रूरी निश्चय करना है कि बच्चा हमारा कितना दिन में वॉक कर रहा है, क्योंकि विलासिता, संपन्नता बहुत आ गई। बहुत आगे, बिल्कुल। तब से और अब में अगर आप देखें, हर घर में गाड़ी है, हर घर में वाहन है, हर घर में एसी है, और आउटडोर एक्टिविटीज़ है नहीं, सारी इंडोर एक्टिविटीज़ हैं। विटामिन डी की आप अगर 100% लोगों को कराओगे, 90% लोगों को विटामिन डी कम आ रहा है। क्यों आ रहा है? जा ही नहीं रहे धूप में। क्योंकि विटामिन डी हमें खाली धूप से मिल रहा है, और धूप में बच्चा जा नहीं रहा है, बड़ा जा नहीं रहा है, तो सबको विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स बीमारी हो जाती है, बड़ों में ऑस्टियोमैलेशिया बीमारी हो जाती है, और वृद्ध लोगों में क्योंकि हम इनएक्टिविटी है, उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस होती है। तो बड़े लोगों में जो ऑस्टियोमैलेशिया हो रही है, वो बीमारी कैसे ठीक होगी? विटामिन डी, एक सिंपल सा विटामिन डी का सप्लीमेंट को लेना पड़ेगा, या धूप में बैठिए आप। बिल्कुल। तो अगर आप वो पार्ट नेचुरल, जितना आप नेचर से दूर होते जाए, एक बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, भगवान ने हमें ऐसा नहीं बनाया। भगवान ने जैसे सृष्टि बनाई थी, आप नेचर में एक जंगल में एक जानवर के फॉर्म में थे। आपने अपने आप आसपास एक चीजें क्रिएट करी, अपना सुख क्रिएट करा, और नेचर को डिस्ट्रॉय करा। उसको डिस्ट्रॉय करते करते आपने अपने संग में बीमारियां बढ़ा ली। अब हम ये तो पॉसिबल नहीं है आज की डेट में जंगल में जाके रहें, क्योंकि हम उस चीज़ से बहुत दूर हो गए, हमारी हैबिट दूर हो गई, हमारा वो ना हमारी वो ताकत है, स्ट्रेंथ रही, ना हमारा वो लाइफस्टाइल रहा। लेकिन हम ये कोशिश करें कि हम नेचर के जितना पास जुड़े रहें, उतना अच्छा। मतलब हम इसी सुख के संग संग नेचर से कैसे कनेक्टेड रहें, कैसे हम ग्रीनरी में जाके अपना घर भी ग्रीनरी में रखें, कैसे हम अपना वर्कआउट डेली करें, जैसे कैसे हम अपना डाइट को कैसा एज नेचुरल एज पॉसिबल रखें। ये हमें बहुत ही एक सिंपल सा लॉजिक है, जितना आपका फूड, जितनी आपकी एक्सरसाइज नेचर से दूर होगी, उतना बीमारी के पास जा रहा है। एक हेल्दी डाइट के लिए सर, एक मतलब नॉर्मल इंसान के लिए उसे पूरे दिन भर में क्या-क्या चीज़ें खानी चाहिए जिससे वो अपने आप को हेल्दी मेंटेन कर सके? देखिए मैं बताऊँ, एक तो उसकी डाइट में फ्रूट कंटेंट अच्छा होना चाहिए। दूसरा, उसकी डाइट में पर डे कम से कम आधा किलो से लेके पौन किलो तक सैलेड्स होने चाहिए। ओके। माने आप खाना खा रहे हैं, तो खाना खाने से पहले 2 खीरे खाइए, 2 गाजर खाइए, 2 टमाटर खाइए। आप ये जोड़ लीजिए कि मुझे 3 टाइम मील ले रहे हैं, 2 टाइम मील ले रहे हैं, मेजर मील से पहले आप सबसे पहले मील खाने से पहले सैलेड खाइए। सैलेड से भरी हुई एक प्लेट खाइए, उसके बाद अपना मील शुरू करिए। अपनी मील में आप कम से कम 2 कटोरी दाल रखिए एक के बदले। ओके। आप बगैर आलू की 2 कटोरी सब्जी रखिए, और चावल का कंटेंट बहुत ही कम रखिए। गेहूं की रोटी कंटेंट कम रखिए। बेटर है आप मिलेट की रोटी खाएं, रागी की रोटी खाएं, ज्वार की रोटी खाएं, जिसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा है। ज़्यादा है। आप मिलेट को भी राइस फॉर्म में ले सकते हैं, तो आप जरूरी नहीं नॉर्मल राइस लीजिए, आप मिलेट्स को आप राइस फॉर्म में लीजिए। आप अपने डाइट में कार्ब्स का कंटेंट कम करिए, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े वर्कआउट के समय आपका इतना बढ़िया वेट लॉस होगा जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आप कितना भी वर्कआउट करो, आपने डाइट पे ध्यान नहीं दिया, तो आप वजन नहीं कम कर पाओगे। और आप थोड़ा वर्कआउट पे ध्यान दीजिए और ज़्यादा डाइट पे ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिकली आपको वर्कआउट कम हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि 40s की एज में, 50s की एज में किसी को कहो आप ट्रेडमिल पे दौड़ो, जिम में बहुत एक्सरसाइज करो, तो उसकी कार्टिलेज की इंजरी हो जाती है। हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज की उसको आदत नहीं है, ज़्यादा वो जॉगिंग करेगा तो उसकी कार्टिलेज इंजरी शुरू हो जाएगी। तो उसे बहुत हाई एक्टिविटी एक्सरसाइज नहीं करनी है, हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज नहीं करनी है, उसको ब्रिस्क वॉक करनी है, उसको अपनी शरीर के हिसाब से एक्सरसाइज करनी है, उसे डाइट पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर उन्होंने डाइट पे ज़्यादा ध्यान दिया और कंपेरेटिवली अपने शरीर के हिसाब से
कुछ एक्सरसाइजेज चूज़ करी जो उसके शरीर को इंजरी नहीं कर रही है, और अपने शरीर के बर्दाश्त के हिसाब से ग्रेजुअली उन्हें एक्सरसाइज बढ़ाई, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक बीमारियाँ उसकी ऐसी ठीक हो जाएँगी। आजकल लोग जिम भी जाते हैं तो एसी वाले जिम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जहाँ उनको गर्मी ना लगे। तो क्या ये ठीक ऑप्शन है उन लोगों के लिए? देखिए, बात सही है आपकी, एसी नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि क्या है, हर जगह स्पेस की कंस्ट्रेंट्स हैं। तो कई बार क्या है, बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं हो पाती हैं। हम चाहते हैं कि नॉन एसी हो, लेकिन नॉन एसी में फिर क्या है, स्वेट की स्मेल आएगी। तो बात चलो ठीक है, एसी है, लेकिन आपका जिम जाने से पहले जो कार्डियो पार्ट है, वो आप ट्रेडमिल पे मत करिए। ओके। आप पहले पौन घंटा निकालिए, किसी पार्क में जाइए, टहलिए। वो पौन घंटा टहलने आने के बाद फिर आप जिम में आके एक्सरसाइज करिए। तो आप अगर आपको 2 घंटे नहीं दे सकते, 1.5 घंटे दीजिए। तो पौन घंटा आप एक्सरसाइज करिए और पौन घंटा आप वॉक करिए। तो आपका कार्डियो का पार्ट जो वॉक से पूरा हो जाएगा, नेचर का पार्ट वहाँ से पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप आगे एक्सरसाइज करिए। तो आप बैलेंस बना पाओगे इन चीज़ों में, दोनों चीज़ों में। सर डायबिटिक बहुत समस्या है बहुत के घर में। डायबिटिक लोगों के लिए क्या कोई राय है आपकी जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए? क्योंकि डायबिटिक कई लोग के मन में है कि उन्हें शुगर से हुई है, उन्हें शुगर नहीं खानी है, उन्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना। डायबिटिक का रीज़न बेसिकली है क्या और उसको अवॉइड कैसे करनी चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से इसमें डायबिटिक फिजिशियंस बेटर गाइड कर पाएँगे, क्योंकि मैं तो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बीमारी शुगर है, वो भी आपकी लाइफ़स्टाइल से जुड़ी हुई है। अपने मीठे का सेवन कम रखिए। अपना डाइट को बहुत ध्यान दीजिए। अगर आपने डाइट ध्यान दिया और आपने शुगर की दवाई टाइमली खाई है, तो आपकी HbA1c बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। ख़ास करके अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप प्रॉपर फूड जो आपको आपकी डायटीशियन ने, आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया, वो खा रहे हैं, और आपकी दवाई टाइम पे है, तो निश्चित ही आप एक हेल्दी लाइफ जिएँगे। बिल्कुल सर। सर ने खाने से लेके हर आइटम को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सरल शब्दों में हम सबको समझाया। मुझे पूरी आशा है कि इस वीडियो को देख के हर कोई अपने जीवन में, अपने लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ चेंजेस करेगा, अपने फूड में चेंजेस करेगा। क्योंकि अगर आप फिट हैं तो ही आप कुछ कर पाएंगे। हेल्थ इज़ वेल्थ। वेल्थ से हेल्थ खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन हेल्थ से वेल्थ ज़रूर बनाई जा सकती है। इसलिए इस बात पे बहुत ध्यान दीजिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने बिजी शेड्यूल से समय निकाल के और इतने सरल शब्दों में हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी बातें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर। बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और ऐसे ही वीडियो आपके साथ आती रहेंगी। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी ज्ञान मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों साथियों के साथ तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।